बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुज्तबा खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उनके नेटल चार्ट पर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उनके ओथ चार्ट भी आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूं। फिलहाल उनका नेटल चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि उनके नेटल चार्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ों के प्रॉमिस दिखाई दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आने वाली कैसी है और जो अब तक है वो उनकी ज़िंदगी में किस तरह के मामला हैं। इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील से बात करेंगे और कुछ उनके मुतालिक पेशगोइयाँ भी करेंगे। आने वाला वक्त उनका कैसा होने वाला है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप लोग भी अपना ज़ायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे मुज्तबा खामनाई साहब के चार्ट पर, उनके होरोस्कोप, उनकी कुंडली को हम डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मून साइन से ये चार्ट पढ़ रही हूँ। तो मून साइन को अगर देखते हैं तो इनका मून साइन कैंसर है, यानी कि ये कैंसर लगन के मालिक हैं और मून अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी कि मून काफ़ी मजबूत है और उसके साथ वीनस बैठा है। तो वीनस का यहाँ पर होना बज़ाहिर तो ये बहुत ही नरम सॉफ्ट सी शख्सियत नज़र आते हैं, जो कि इनके आप देखें तो बहुत ही खामोश तबा से और बिल्कुल खामोश रहने वाले और बड़े सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी हैं। लेकिन हकीकत इससे कुछ और है, क्योंकि मून और वीनस इकट्ठे बैठे हैं, इस चीज़ को जाहिर करते हैं। जो जैसा हमें दिख रहा है वैसा है, ये चीज़ें उससे मुख्तलिफ हैं। ये नरम तबीयत के बहुत रहम दिल है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए और अपने जो दोस्त अहबाब हैं, करीबी हैं, उनके लिए हैं। लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये नहायत सख्त तबीयत होंगे, बिलखसूस अपने दुश्मनों के लिए उनको कभी ये माफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर उनके चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशंस बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप देखें सन और केतु सेकंड हाउस में आता है, फैमिली, परिवार का घर। यहाँ पर आप एक बात करें नज़रियात की तो उनके नज़रियात हमें बहुत सटीक नज़र आएंगे। और आप लोगों को पता है कि सन पावर शो है, केतु हेडलेस डिसीजन। जब भी पावर की बात आएगी तो ये किसी भी किस्म का हेडलेस डिसीजन लेने से परहेज नहीं करेंगे, ले जाएंगे। और जहां पर पावर की बात आएगी तो ये एक दफ़ा अपना पावर शो ज़रूर दिखाएंगे। अब देखें कि जैसे ही मुज्तबा खामनाई साहब ने सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला, फौरी तौर पर हमें उनके नहायत सख्त तरीन फैसले देखने को मिले, उनकी तरफ से शदीद बयानात देखने को मिले। और यहाँ पर जब बात आती है डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन के मामले में ये पर्सन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इनकी जायचा को, इनकी कुंडली को देखकर बयान कर सकते हैं। अब इस वक्त का अगर जायचा देखें ना तो राहु केतु रिटर्न है, इनका राहु 8th हाउस में है और ओन साइन एक्वेरियस साइन में पड़ा हुआ है। एक्वेरियस का राहु वैसे भी बहुत अहम होता है क्योंकि अपने घर में होता है। एक्वेरियस का राहु टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बड़ा अच्छा होता है और ये जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी, टेक्निकली चीज़ों को देखने की बात आएगी तो इनके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। और एक्वेरियस का राहु बंदे को इनोवेटिव भी बनाता है और वो चीज़ें हमें इनके अंदर देखने को मिल रही हैं। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th हाउस का राहु। 8th हाउस का राहु बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी साबित होता है अक्सर औकात, और यहाँ पर इनके जायचे में वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हो रहा है। इसको आगे जाकर मैं बड़ी तफसील के साथ शेयर करूँगी। अभी देखें मार्स स्कॉर्पियो का है, स्कॉर्पियो ऑन साइन मार्स बैठा हुआ है, जो कि इंसान को जंगी और अस्करी रुझान देता है और उसके सख्त फैसले होते हैं, तनाज़ात में बहुत ज़्यादा शिद्दत दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देख लें जैसे ही मुज्तबा खामनाई साहब और सुप्रीम लीडर बने, उनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने शदीद तरीन फैसले दिए और एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया। जब अमेरिका की तरफ से
اور یا ڈفرینٹ ممالک کی طرف سے کمیونیکیشن کی یا معاملات سورٹ آؤٹ کرنے کی، سیز فائر کرنے کی، مذاکرات کرنے کی بات آئی تو ان کا رد عمل انتہائی سخت رہا۔ انہوں نے سب سے پہلا بیان تو دیا کہ ہم اپنے شہداء کا خراج لیں گے، اور دوسرا ابھی جو ریسنٹ میں نیوز دیکھ رہی تھی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ان کا رد عمل کیا ہوگا اگر وہ سیز فائر کرتے ہیں تو ان کی شرائط کیا ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ ایک چیز مارس 5th ہاؤس میں، انٹیلیجنس کے گھر میں، وزڈم کے گھر میں، وہاں پر آتشی پلانٹ کا بیٹھنا، ایسا بندہ اپنے نظریات میں انتہائی شدت پسند ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے ہارڈ لائن پالیسیز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اور مل بھی رہی ہیں۔ مزید آگے اگر ہم جاتے ہیں نا تو یہ اس سے بھی زیادہ سٹریک ہو جاتی ہے۔ راہو کیتو ان کی پوزیشن 2-8 ایکسس پر ہے، تو وہ دیکھیں کہ یہ پس پردہ سیاست کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایسا بندہ خفیہ طور پر طاقت کا استعمال کرتا ہے، خفیہ طاقتیں جو ہیں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، اچانک اقتدار میں آتا ہے اور اس کا بیہیویئر بڑا ڈسٹرکٹیو رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ 8th ہاؤس ہیڈن میٹرز کا ہے، اور وہاں پر جب راہو ہے تو راہو نے ایلوژن بھی کریٹ کی، ڈسٹرکشن بھی کی، بہت سارے معاملات کیے، اور جب یہاں پر اس وقت بہت سارے پلانٹ کا ٹرانزٹ ہوا تو انہوں نے ایران کے زائچے کو بڑے اچھے انداز سے سنبھالا۔ ٹھیک ہے، ایران کے زائچے میں یہی پوزیشن 9th ہاؤس میں پڑتی ہے، کیونکہ ایران کا زائچہ جو ہے وہ جیمنائی اسینڈنٹ کا ہے، اور ان کا مون سائن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کینسر اسینڈنٹ کا ہے، تو اس طرح سے بہت سارے معاملات کو انہوں نے کور کیا۔ ان کے زائچہ میں مارس کی سب سے پہلی اسپیکٹ تو راہو پر پڑی ہے، اور اس وقت مارس اور راہو سیم ہاؤس میں ہے، جو کہ عالمی تنازعات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ عالمی طور پر تنازعات سامنے آئے، دشمن ممالک کے ساتھ کشیدگی بڑھی، اور مزید ان کے اوتھ لینے، ان کے سپریم لیڈر بننے کے بعد وہ کشیدگی مزید بڑھی، پہلے تو تھی ہی، اور امریکہ کا خیال تھا کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو جب وہ شہید کر دیں گے رجیم چینج ہو جائے گی، اپنی مرضی کا لیڈر لے کے آئیں گے، لیکن ان کا وہ پلان سکسیسفل نہ رہا۔ مجتبیٰ خامنئی صاحب آئے جو کہ نظریات میں اپنے والد سے کہیں زیادہ سخت نظر آئے۔ ابھی ہمیں مزید جنگی ماحول نظر آتا ہے، جنگیں اور اس طرح کی کیفیت نظر آتی ہے، اور یہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ پریڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ جب تک سیٹرن پائسی سائن میں ہے تب تک ان ملکوں میں اس طرح کے خطرات منڈلاتے رہیں گے۔ پائسی سائن مذہب کا سائن ہے، سیٹرن سسٹم ہے، اور ڈسٹرکشن لے کر آتا ہے، ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے۔ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے 3-4 سال سے شیئر کرتی آ رہی ہوں، تو اس وقت سیاسی دشمن جو ہے وہ منظر عام پر رہیں گے۔ اب ملکوں پر خطرات تو منڈلا رہے ہیں، کشیدگی کا ایک دور ہے، اور ان کے جب تک یہ سپریم لیڈر ہیں ہمیں یہ کشیدگی ایک بڑے لیول پر دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا 2026 سے 2030 تک کا دور بہت خطرناک دور ہے، بالخصوص ان کے لیے بہت ہی زیادہ کریٹیکل رہے گا۔ جو بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں کہ سیز فائر ہو جائے گا، میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ وقتی طور پر جنگ میں تھوڑی سی کول کی سچویشن ضرور آ جائے گی، لیکن یہ جنگ اور یہ کشیدگی مجھے ابھی رکتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہاٹ وار کولڈ وار میں منتقل ہو جائے، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ جنگ رک جائے گی، ختم ہو جائے گی چیزیں، کوئی ایک اینڈنگ پوائنٹ پر چلے جائے گا، تو وہ صورتحال مجھے نظر نہیں آتی۔ اب ان کے زائچہ میں دیکھتے ہیں نا، اگر ان کے زائچہ میں دیکھتے ہیں تو جوپیٹر، مرکری اور سیٹرن، یہ 3 پلانٹ ایسے ہیں جو بہت زیادہ ڈسٹربنس والے ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب جوپیٹر مرکری جو ہے نیٹل پوزیشن اگر اس کی دیکھتے ہیں تو 3rd ہاؤس میں بیٹھا، کمیونیکیشن کے گھر میں، مذاکرات کے گھر میں، نیبرنگ کنٹریز کے گھر میں، تو وہاں پر ان کے کشیدگی کے حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سیٹرن کی، وہ 10th ہاؤس میں بیٹھا ہے، ریٹرو ہو کر بیٹھا ہے، ویسے تو ڈیبلیٹیڈ ہے، لیکن یہاں پر یہ جب تک اقتدار میں رہیں گے سخت فیصلے ان کے دیکھنے کو ملتے رہیں گے، ہارڈ لائن
डायरेक्ट जो पॉलिसीज़ हैं, हार्ड लाइन पॉलिसीज़ मंजरे आम पर रहेंगी। इनकी तरफ से मुझे किसी किस्म की रिलैक्सेशन की कोई उम्मीद नहीं है। और देखें आप, बहुत सारे प्लैनेट जो हैं इस वक्त 8th हाउस में है, बिलखसूस राहु का 8th हाउस में आना लॉन्जिविटी को ख़तरा होता है। ऐसे पर्सन की सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ वगैरह भी मुमकिन है। और इस वक्त चूँकि मार्स भी यहाँ पर है, बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पर हैं, तो मुझे उनकी ज़िंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहे हैं। जुपिटर रेट्रो होकर 12 हाउस में बैठा है, खुफिया दुश्मनों के घर में। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड था तो खुफिया दुश्मनों को उसने पुश किया, पिंच किया और वहाँ पर एक लड़ाई जो है उसकी सूरत हाल बन गई। 2 जून को कैंसर साइन में ये आ जाएगा। अब कैंसर साइन में जब आएगा वो तो एग्जॉल्ट कर जाएगा, लेकिन उसकी फर्स्ट एस्पेक्ट 3rd हाउस पर आएगी। तो ईरान की सरजमीन में जो खुफिया दुश्मन है ना, उनके ऊपर घेरा जो है मजीद तंग होता जाएगा। अगर अच्छा, इनके ज़ायचे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 7th का लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है, और जो रेट्रो होकर 10th हाउस में जाकर बैठ गया है और वहाँ पर डेबिलिटेड भी है, यानी कि दुश्मन इनके सामने सिलेंडर करेंगे, ये मजबूर करेंगे दुश्मन को अपने सामने सिलेंडर करने पे। दुश्मन इनके सामने बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर उनके जायजे को आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं इक़्तिदार में आ गए हैं, अब क्या जंग की सूरत हाल नज़र आती है, जंग कैसी होगी, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है या नहीं, और वो किस तरह से कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे, क्या कि सुलह हो जाएगी, क्या ये जंग रुक जाएगी, किस तरह के मामला होंगे। तो वो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दी हैं। मैंने आप लोगों को बड़ी ही डिटेल में बताया है कि फ़िलहाल मुझे किसी किस्म के ये मामलात ठंडक की तरफ जाते दिखाई नहीं देते। सीज़ फायर हो भी गया तो अंदरूनी सतह पर जंग लगी रहेगी। बाकी एक बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि इन्होंने अपनी कुछ शराइत रखी हैं, तो उन शराइत का रद्द अमल क्या होगा। तो फ़िलहाल तो मैं अगर इनके जायचा को देखूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत में टलने वाले हैं, ठीक है, ये अपनी शराइत मनवाएंगे। मुझे फ़िलहाल अगर देखूँ ना तो मुझे ईरान पर से पाबंदियाँ फौरी तौर पर उठती दिखाई नहीं देती हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ शेयर करूँगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।